नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज विशेष कमोडिटी विशेष में है क्या, तो आज विशेष हम कर रहे हैं बुलियन मार्केट को लेकर, जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर किस तरह का रुझान बढ़ रहा है। क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में जिस तरह की डिमांड की उम्मीद इस बार की जा रही है, उसकी तैयारी पूरी इंडस्ट्री में जुटी है। हर शहर और ग्लोबली भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, एक्सपो हो रहे हैं, डिमांड बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री पूरी तैयारी में जुटी है। लेकिन ग्राउंड पर उसका कितना फ़ायदा होगा, क्या वाकई में ग्राउंड पर डिमांड बढ़ेगी और साथ ही प्राइसेस को भी फ़ायदा होगा? क्या आने वाले समय में फिर से सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा और चांदी में भी फिर से नया रिकॉर्ड देख सकता है क्या? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड, जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये एक ग्रोथ का नया इंजन होगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हमारे साथ साई थोंग स्वाइफेट डायरेक्टर हैं थाई ट्रेड सेंटर के, द्वारिका प्रसाद खंडेलवाल हैं जो प्रेसिडेंट है जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के, चेतन मेहता हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के इब्जा के, और महेंद्र लोनिया साहब हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले महेंद्र जी आपके पास आएंगे गोल्ड डिमांड को लेकर, क्योंकि आप डिजिटली भी काफ़ी डील करते हैं, तो एक ट्रेंड आपको पता लगता होगा, आप एक रिसर्च ट्रेंड भी देखते होंगे। क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड डिमांड को लेकर, गोल्ड डिमांड को लेकर देखने को मिल रही है, और क्या ये जो ट्रेंड है आगे और पॉजिटिव साइड ही जाएगा? क्या यहाँ से डिमांड गोल्ड की और भी बढ़ने वाली है? महेंद्र जी। गोल्ड को लेकर डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। कारण ऐसा है कि जब 61-62 चले गए थे, वहां पर से गोल्ड के रेट आज के डेट में बहुत अच्छी तरीके से नीचे आए, जैसे 58,000 58,500 के करीब है। और ये मोटिव मिलता है एक इन्वेस्टर को कि यहाँ पे इन्वेस्ट करे। और वैसे भी अभी शादियों का मौसम आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जहाँ पर लोगों को इन्वेस्टमेंट करना भी है, खरीदारी भी है। उसी कारण अभी मुझे लगता है कि गोल्ड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम भारत में दिखेगा और बहुत अच्छा सेल्स अक्रॉस द कंट्री दिखेगा आपको। चेतन, अब आपसे अगला मेरा सवाल होगा। आप बताएं, आप ज्वेलरी मार्केट में लंबे समय से, क्या लग रहा, एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मेंबर्स की तरफ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस तरह का डिमांड सिनेरियो हाजिर मार्केट का है? क्या हाजिर डिमांड में पिकअप हो रही है, या Q1 में जिस तरह की सुस्ती मिल रही थी वही सुस्ती अभी भी चल रही है? नमस्कार। अभी मैं देख रहा हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा स्लो गया है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में अगर हम देखें तो जो सेकेंड क्वार्टर है बहुत तेजी से डिमांड, एक तो गोल्ड प्राइस भी थोड़ा स्टेबल है, और वेडिंग सीजन, दशहरा, दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आई थिंक इंडस्ट्री इज बूमिंग। और कंपेयर टू लास्ट ईयर आई थिंक दिस सेकेंड क्वार्टर विल बी ह्यूज सक्सेस, और उससे भी बड़ा 20% मोर देन ग्रोथ होगा। चेतन, एक और सवाल आपसे और होगा, त्योहारी डिमांड से क्या आगे फायदा मिलेगा, और मांग यहाँ से तेजी से ऊपर की ओर जाने वाले हैं, और जो उम्मीद कर रही है, चल रही है, जो जिस तरह से तैयारी चल रहा है, इससे आपको लग रहा है कि एक डिमांड बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, और जो हिस्टोरिकल हाई भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है? चेतन। फिलहाल में अगर हम देखें तो गोल्ड पे बात करना इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो प्राइसेस स्टेबल है, लेकिन आई थिंक फ्यूचर विल बी प्राइसेस तो ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं दिख रहे हैं। प्राइसेस विल बी स्टेबल, अभी आज के हिसाब से स्टेबल है। खंडेलवाल साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, सोना काफी समय से एक रेंज में ही दिख रहा है, क्या आगे सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है क्या? उम्मीद है थोड़ा सा दिवाली का जो सीजन आएगा उस टाइम इंडिया का मार्केट में थोड़ा सा गोल्ड की प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। बाकी गोल्ड की प्राइस हमेशा ऊपर बढ़ती ही दिख रही है अभी तक। कभी ऐसा नहीं कि 70,000 60,000 से लेके 40,000 आ गई, ऐसा नहीं है। 5,000 2,000 3,000 का गैप जरूर मिलता है। बाकी प्राइसेस थोड़ा बढ़ने का चांस है। महेंद्र लोनिया जी, आपसे मेरा सवाल अब गोल्ड प्राइस को लेकर होगा। क्या लग रहा है कि गोल्ड इस साल फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा, और आप क्या सेंस कर रहे हैं, किस तरह के लेवल्स गोल्ड में दिखेंगे? अगर रिकॉर्ड बनाएगा तो ऊपर की तरफ गोल्ड इस साल कहां तक जा सकता है? आपका प्राइस आउटलुक क्या है गोल्ड का?
अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा बहुत गोल्ड का रेट नीचे रह सकता है कुछ चंद दिनों के लिए। लेकिन अगले महीने से यानी कि सितंबर महीने से अगर आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड फिर से एक बार नई ऊंचाई लेते हुए $2200 को क्रॉस करते हुए, और इंडियन करेंसी में मैं कहूँ तो 64,000 को क्रॉस करते हुए भी दिखेगा। लेकिन उसके लिए एक 4 से 5 महीने का टाइमिंग जरूर जाएगा। Coming back to the international gold market scenario, Saithong, my first question would be, do you see a lot of potential in India's gems and jewelry market? And as a Thailand, as a major supplier of gems and jewelry sector, do you see a huge growth potential in Indian gems jewelry industry? Oh, yes, India is very big markets, and also trade in gem and jewelry sector between India and Thailand is very complementary, and also it's the natural. We are the natural partners, and two of the world biggest gem and jewelry manufacturers, suppliers, and also the the exporters also. So this brings us to India as gems and jewelry sector is the key sector for our trade. And last year, bilateral trade stood around 17 billion US dollars. And among those number, 28% is from trade in gem and jewelry sector. So that's why we are interested in their huge market and also the huge suppliers of gemstones, diamonds, and also in the future, perhaps the lab-grown diamond will be the new trend in the jewelry sector. Saithong, one more question is related to lab-grown diamond. Do you see it's a big potential market and it could drive the entire diamond market in coming years? Yes, because the current budget years of the government of India offer the incentive and also the friendly ecosystem to the lab-grown diamond industry in India. I believe that India will be one of the major lab-grown diamond in the world, and the lab-grown diamond is in the trend now. And I think last year the Department of International Trade Promotion already signed the MOU with the Lab-grown Diamond Association of India. And this is a very good step to enhance towards the cooperation in the lab-grown diamond industry. Saithong, you have a big show in Bangkok in September. Do you think that will drive the entire market, entire industry of Thailand? We are come to Jaipur not only to drive our own market and also our own export market also, but we also come here to be part of Indian gem and jewelry supply chain. And nowadays, India is also in our supply chain in gem and jewelry. India is supported with the varieties of gemstone, diamonds, and also gold and jewelry. And also Thailand also support in India's supply chain in terms of cut and polished gemstones and fashion jewelry. And we are really a complementary made in nature. So that's why we promoted and invite Indian gem and jewelry manufacturers, buyers, exhibitors who wish to expose to the international jewelry show in the 68th Bangkok Gems Jewelry Fair, which will be held in Bangkok during 6 to 10 September in Bangkok. And this is the very special occasion because we are celebrating the Ruby Jubilee of the fair. We come to the 48th years of anniversary of this show. So the Bangkok show will offer a wide range of gems jewelry marketplace, offering a wide range of gems and jewelry products under one roof. खंडेलवाल साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा लैब ग्रोन डायमंड को लेकर। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है इसका मार्केट एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और आने वाले समय में ये तेज़ी से फ्लरिश करेगा और एक पैरेलली एक इंडस्ट्री चलेगी नेचुरल डायमंड के साथ साथ लैब ग्रोन जो डायमंड का जो मार्केट है वो भी तेज़ी से ग्रो होगी इंडिया में।
जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बढ़िया है, और अभी मोदी जी ने भी इसको प्रमोट किया है। लैब ग्रोन डायमंड पूरी दुनिया में ये आने वाले टाइम में काफी बड़ी सक्सेसफुल तरीके से ये आगे बढ़ेगा। चेतन, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आपका नजरिया क्या है? आप किस तरह से देख रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट को? लग रहा है, हालांकि नेचुरल तो नेचुरल है ही, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको लग रहा है एक बढ़िया ग्रोथ का मार्केट है, और मिडिल क्लास जो अब तक डायमंड पहनने से दूर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू होगा, और साथ साथ कारोबार बढ़ाने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा लैब ग्रोन का मार्केट? क्योंकि सरकार का भी जिस तरह से फोकस है, आप यहाँ पर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका टेक लैब ग्रोन डायमंड को लेकर क्या है चेतन? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल डायमंड नेचुरल है, और लैब डायमंड और नेचुरल डायमंड पैरेलल चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो आज जो लैब डायमंड है वो जो नेचुरल डायमंड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। और आज मिलीनियल्स है जो इतना जोखिम लेके बाहर नहीं जाना चाहते पहन के, तो उनके लिए एक एडिशन सोर्स है। तो आई थिंक नेचुरल और लैब डायमंड में जब हम बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा ऑप्शन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और वो अच्छा चल रहा है पैरेलली। बट आई थिंक दिस इज हैविंग एक अच्छा फ्यूचर है उसका यंगस्टर और मिलीनियल्स के लिए। बट आई थिंक फॉर अगर हम देखें तो ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि जो ये ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए लैब ग्रोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चेतन, जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी लगातार इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो जीजेसी करा रहा हो या आपके एसोसिएशन की तरफ से हो रहा हो या बाकी संगठन ज्वेलरी संगठन करा रहे हैं, साथ ही जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी इवेंट हो रहे हैं, थाईलैंड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह का मार्केट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। थाईलैंड हालांकि हमारा बड़ा पार्टनर पहले से भी रहा है, लेकिन इस तरह के शोज से क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा? और थाईलैंड को एज ए पार्टनर, एज ए ट्रेड पार्टनर, एज ए जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के तौर पर आप इसे किस तरह देखते हैं? आई थिंक थाईलैंड की और इंडिया की बात करें तो ये आज की कोई नई पार्टनरशिप नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टनरशिप है, वर्षों से चल रही है। और इस साल जो है ये 68 बैंकॉक शो होने जा रहा है थाईलैंड में। और अगर हम देखें तो आज भारत बिना जेम स्टोन्स के हम रह नहीं सकते। हमारे इंडस्ट्री में, भारत की इंडस्ट्री में इमोशनल कनेक्ट है हमारे सब जेम स्टोन्स का। जब हम रूबी, एमरल्ड, सफायर ले ले और बाकी कोई भी जेमस्टोन्स ले ले, या हाई एंड हम सिल्वर ज्वेलरी ले ले, आज बैंकॉक से आती है। तो बैंकॉक और इंडिया के संबंध हमेशा अच्छे रहे, और इस फेयर से जो एग्जीबिशन हो रहा है इससे और अच्छा बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, इमोशनली भी हम इंडिया और थाईलैंड का रिलेशन और बढ़ेगा। और मुझे लगता है ग्लोबल, हम इंडिया और थाईलैंड मिलके एक ग्लोबल को हम एक अच्छी तैयारी दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे लग रहा है इतने सालों से जो थाईलैंड और भारत की जो दोस्ती है वो इस नींव पे बहुत स्ट्रांग खड़ी है। और मैं मानता हूं कि इस साल का भी जो फेयर है बहुत बड़ा फेयर होगा, काफी तादाद में भारत से लोग जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि आज अगर आप जयपुर की बात करें, पिंक सिटी की, तो जयपुर से हर परिवार से, ज्वेलरी के हर परिवार से एक परिवार का सदस्य आज भी बैंकॉक में सेटल है 30-40 साल से। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने पुराने रिलेशन उनके साथ है और कितना महत्वपूर्ण हमारा दोनों देशों का ये रिलेशनशिप है। खंडेलवाल साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, एक के बाद एक जिस तरह के इवेंट होते जा रहे हैं घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल भी इंडिया में होने वाला है, तो तमाम तरह से आप डिमांड को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के एक्सपो, इस तरह के शोज़ वगैरह के जरिए आपको लग रहा है कि घरेलू बाजार की डिमांड को बढ़ाई जा सकती है? ऐसे युवा जो वाइट गुड्स की तरफ जा रहे हैं उनका रुझान ज्वेलरी मार्केट की तरफ आएगा, ज्वेलरी को भी वो तरजीह देंगे और वहाँ से भी डिमांड पिकअप होगी और एक नया मार्केट भी खुलेगा क्या? देखिए, जयपुर और बैंकॉक की दूरी ज़्यादा नहीं है, और जयपुर के मैक्सिमम ज्वेलरियों का जब बैंकॉक में ऑफिस है, और वहाँ की जो फूड है, हॉस्पिटलिटी है, वहाँ का कल्चर है, और डेडिकेटेड जो फोर्स वर्क है, वो कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट बैंकॉक को भी मिलता है और इंडिया को भी मिलता है। आपस में व्यापार बढ़ता है दोनों कंट्रियों। पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो भी बड़ी अच्छी है। तो कस्टमर्स को और व्यापारी को कभी दिक्कत नहीं आती। खंडेलवाल साहब, आपसे मेरा एक सवाल और होगा, मौजूदा भाव पर
क्या ग्राहक खुश हैं? उनको लग रहा है कि ये वाजिब भाव हैं, या कोई भी खरीदार चाहता है कि भाव नीचे का मिले? क्या इस पर आपका टेक क्या होगा? क्या लग रहा है, किस तरह ग्राहकों को सोने का मौजूदा भाव किस तरह का दिख रहा है? कस्टमर्स को तो महंगा लग ही रहा है। जो जो 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए की चलती हुई चीज आज 50,000, 60,000 रुपए पर ग्राम हो गई, तो महंगा तो हो ही गया गोल्ड। और लेकिन फिर भी मांग कम नहीं हुई। महन जी, चांदी की डिमांड किस तरह की है? आपको क्या लग रहा है महन लुनिया साहब, क्या आने वाले समय में या इस साल आपको लग रहा है चांदी फिर से नया रिकॉर्ड बना सकती है? और ऊपर की तरफ चांदी में क्या लेवल दिख सकते हैं? चांदी की बात करूँ तो सेम एज गोल्ड, चांदी में भी डिमांड आ रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों का आज के डेट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रेट के कारण बनता है, नहीं बनता है, लेकिन चांदी में जरूर बनता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत अच्छी रही है चांदी की गए 1-2 सालों में, और वो फिर से और बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो गोल्ड के साथ साथ आपको सिल्वर का भी रेट एक नई ऊंचाई तक जाते हुए दिखेगा। 80 to 85,000 का रेट आपको पॉसिबली इस साल के अंत तक आते हुए चांदी में भी दिखेगा। कर्नेलवाल साहब, आपका प्राइस आउटलुक चांदी को लेकर क्या है? आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल दिखेंगे चांदी में? देखो, चांदी की पिछले अगर 10 वर्षों में आप देखो तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ज्वेलरी का, चांदी की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हुआ है, और चांदी की मांग अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से चांदी का आगे प्राइसेस बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। डिजिटल गोल्ड के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डिजिटल गोल्ड की डिमांड में किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? फिजिकल के बाद क्या धीरे धीरे लोग डिजिटल गोल्ड की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं? इस ट्रेंड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? विश्व मोहन जी, मैं आपको सही में बताना चाहूंगा कि डिजिटल गोल्ड में लोगों का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, क्योंकि आजकल के जो गोल्ड का जो रेट है वो जब 50,000 के ऊपर चला गया, तो लोगों का वो जो एक तरीका रहता है गहनों में जाने के लिए, वो बदलते हुए वो लोग अभी इन्वेस्टमेंट में आने की सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, तब डिजिटल गोल्ड यही उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है, या तो फिर एक तरीका रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जीएसटी लगता नहीं है। दूसरा चीज यानी कि उसे आप डीमैट में होल्ड कर सकते हो। तीसरी सबसे अच्छी चीज, एनी टाइम लिक्विडिटी मिल जाती है आपको। जैसे आप फिजिकल गोल्ड के बारे में हम क्यों लेते हैं, तो एक गहनों का एक हमारा एक शौक रहता है, लेकिन वो उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए हम जाते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अदर इन्वेस्टमेंट फैक्टर के इन्वेस्टमेंट टूल्स के सामने। तो सेम चीज अब डिजिटल गोल्ड में आपको देखने को मिलेगी कि विद इन अ मिनट्स आप अपने ऑनलाइन में अपना डिजिटल गोल्ड बेच सकते हो। जिसमें सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड की बात करूंगा, दोहरा फायदा उनको मिलता है। एक तरफ उनको वैल्यूएशन भी बढ़ के मिलता है, दूसरी तरफ उनको ब्याज भी मिलता है। काफी सारी कंपनियां हैं जो उन्हें इकट्ठा पैसा डाल के गोल्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। मात्र 1,000-2,000 रुपया पर 10 ग्राम का बुकिंग अमाउंट देके बाकी रकम आप किस्तों में दे सकते हो। ऐसे भी काफी सारे टूल आ चुके हैं। हाँ, मैं इन्वेस्टर को इतना ही कहूंगा कि उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन डिजिटल गोल्ड में बहुत अच्छा लोगों का रुझान जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड में हमें देखने को मिलेगा। मैन जी, एक सवाल सिल्वर के डिजिटल बाइंग को लेकर भी होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या गोल्ड की तरह सिल्वर की भी डिजिटली बाइंग हो रही है, या इसको लेकर अभी भी अवेयरनेस की दिक्कत है, लोग कम जागरूक है, इस वजह से सिल्वर की डिजिटली उस तरह से बाइंग नहीं आ रही है, या फिर प्लेटफॉर्म भी कम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल सिल्वर के प्रोडक्ट मिलते हैं, इस वजह से भी ये दिक्कत है? क्या लग रहा है, किस तरह का ट्रेंड सिल्वर के डिजिटल बाइंग को लेकर है? डिजिटली चांदी में मैंने आज तक बहुत कम प्लेयर्स देखे हुए हैं, और बहुत कम प्लेयर है एक्चुअली चांदी में। तो यहाँ पर का ट्रेंड थोड़ा सा स्लोली स्लोली बढ़ेगा। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि चांदी किलो के हिसाब से अगर जाओ तो वो 60-70 थाउजेंड के करीब हो जाती है। तो वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है लोगों को। दैट्स वाई दे बाय इन अ फिजिकल वे।
लेकिन अगर हम बात करेंगे ना डिजिटल चांदी की, तो वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम कम क्यों है? क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी छोटी अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे किलो के लिए 50-60 हजार रुपया है, गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड किलो में 60 लाख रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर उसी कारण लोग गोल्ड में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सिल्वर में उसके सामने, डिजिटल सिल्वर में बहुत कम लोगों का इन्वेस्टमेंट मैंने देखा है। लेकिन हाँ, अभी मोमेंटम आ रहा है वहां पर। तो ये आपने पूरा ट्रेंड देखा कि किस तरह का मार्केट का डिमांड का सिनेरियो है, किस तरह से इंडस्ट्री तैयारी में जुटी है, त्योहारी सीजन को लेकर उनकी किस तरह की तैयारी है, और क्या आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो ज़्यादातर को एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि आने वाले समय में भी गोल्ड सिल्वर की तेज़ी जारी रहेगी और भाव ऊपर की तरफ ही जाएंगे। और महेंद्र जी ने जैसा कहा कि फिर से नया हाई गोल्ड और सिल्वर में दिख सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।